हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्टकॉम में। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग शिशु के बारे में पढ़ेंगे। यानी बच्चों की जो जानकारी है, बच्चे की जो देखभाल है वह कैसे किया जाता है, बच्चे के एक्टिविटी क्या होती है, बच्चे का गर्भकाल में उनका एक्टिविटी क्या होता है, ये सारा चीज़ की जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए आपका सब्जेक्ट होम साइंस है। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, आप होम साइंस अगर सब्जेक्ट चूज किए हैं तो बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत यानी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको वो सारी जानकारी मिलती है जो आप घर में करते हैं, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी साइंटिफिक एक्टिविटी होती है, यानी एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से जो भी कार्य होता है उनको आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं होम साइंस के माध्यम से, गृह विज्ञान के माध्यम से। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इसमें याद करने का जरूरत है। ठीक है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इसमें याद करनी पड़ती है। इसमें जो नॉलेज है आपका पूरा एकदम नॉलेज भर के पड़ा हुआ है, तो आपको पूरा नॉलेज गेन करना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है। और ये सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आता है। ठीक है, जिनका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे खासे नंबर लेके आते हैं, 90 प्लस 95 प्लस नंबर लेकर के आते हैं। इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका जो मार्क्स है, आप जो टारगेट रखे हैं 400 प्लस का, ठीक है, वो टारगेट को पूरा करने में ये सब्जेक्ट जो है आपका बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, तो इसको अच्छा तरह से पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को, जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ जो चैप्टर आप पढ़ लिए तो फिर आप दूसरा बुक में जाके पढ़िएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैंने पूरा बुक को पढ़ा है, यानी जितना भी प्रकाशन का बुक है पूरा बुक को पढ़ा है, तभी आपने कहा यहाँ हम नोट तैयार किए हैं। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ये गारंटी है तनु क्लासेस आर्टकॉम की तरफ से। कोई भी आपका थ्योरी नहीं छूटेगा। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, नोट करना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर एक तरह से वही बात हो जाएगी, फिर कुछ समय के बाद वीडियो देख करके आप भूल जाएंगे। या फिर जब हम बोलेंगे कि भाई अब रिविजन करना स्टार्ट कीजिए, तो रिविजन करने के लिए उस टाइम आपके पास कुछ रहेगा नहीं, जो वीडियो देखना पॉसिबल है नहीं। अगर वीडियो है आपके पास तो वीडियो देखना पॉसिबल है नहीं, तो रिवीजन करने के लिए लास्ट में और याद करने के लिए अच्छी तरीके से आपको नोट बनाना हर हाल में जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पूरा एकदम वीडियो को लास्ट तक देखनी है। और मेरी बातों को ध्यान से अगर आप सुनेंगे ना तो आपको यही याद हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और जो हम पढ़ाएंगे उसकी तरफ देखेंगे तो आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है आपका क्या चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है डियर, चैप्टर का नाम काफी इंटरेस्टिंग है। बच्चों के बारे में इसमें जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है, यानी शिशु की जानकारी। शिशु जो होता है आपका 0 से 3 वर्ष के बच्चे को कहते हैं, छोटा बच्चे को कहता है शिशु कहता है। छोटा छोटा बच्चा जो होता है कितना प्यारा सा होता है ना, यानी छोटे बच्चे से काफी ज्यादा हमको लगाव है। ठीक है, ऐसा नहीं है, छोटा बच्चा जो होता है जब अगर हमको मिल जाए, छोटा बच्चा अगर हमको अगर 2 घंटा अगर टाइम कब निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो छोटे बच्चे के बारे में हम लोगों को इसमें जानकारी मिलेगी, यानी 0 से 3 वर्ष तक के बच्चे जो हैं इसमें हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहली बात कि इस चैप्टर का जो मेन बिंदु है, यानी इस चैप्टर का जो हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है डियर। देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग वृद्धि पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर है। ठीक है, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना और विकास का मतलब होता है एक तरह से मेंटली अगर कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि जो होता है लंबाई का बढ़ना, ये क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। लंबाई अगर बढ़ रही है तो वृद्धि कहलाएगा। हमारे सोचने की शक्ति अगर बढ़ रही है तो वो वृद्धि नहीं, वो विकास कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका कि शिशु की देखभाल, यानी शिशु की देखभाल कैसे किया जाता है, शिशु की अच्छी तरह से देखभाल, उनका देखरेख कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्रियात्मक विकास, यानी जो क्रियात्मक विकास किसको कहते हैं, यानी जब बच्चा काम करने लगता है, तरह तरह के वर्क करते हैं तो उसको कहते हैं क्रियात्मक विकास। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास की अवस्थाएं, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, यानी कौन कौन से स्टेज से होकर बच्चे गुजरते हैं और वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास पर चर्चा करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका वृद्धि के बारे में, है ना। वृद्धि के बारे में, इसको क्या कहते हैं, वृद्धि के बारे में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। सिंपल सी बात है, मेरी बातों को सुनिए। देखिए वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है लंबाई का बढ़ना, या फिर लंबाई का किसी, अगर हम लोग का किसी बच्चे का अगर लंबाई अगर बढ़ रही है तो वहां क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, वृद्धि को हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में माप सकते हैं। ठीक है, वृद्धि को मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, ये दिखाई देता है, वृद्धि जो है भौतिक रूप से दिखाई देता है कि बच्चे में कितना वृद्धि हुई, कितना एक तरह से ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब देखिए ये क्या करा है कि गर्भधारण के बाद, यानी जैसे ही आपका मतलब निषेचन होता है, यानी निषेचन जैसे होता है, निषेचन के बाद यानी एक तरह से अंडाणु और शुक्राणु जो मिलता है, अंडाणु प्लस शुक्राणु। ठीक है, आप लोग देखिएगा अंडाणु
प्लस शुक्राणु, इसी को शुक्राणु है ना, इसी को मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इसके बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना, इसके बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना डियर, इसके बाद युग्मनज बनता है, इसके बाद जो बनता है भ्रूण बनता है, इसके बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है, इसके बाद लास्ट में क्या बनता है, गर्भ बनता है, ठीक है, गर्भ बनता है। उसके बाद बच्चे जो होते हैं पैदा लेते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा ले लेते हैं, यानी पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, लास्ट में जो है बच्चे पैदा होते हैं ना। अब देखिए कौन कौन सा स्टेज से गुजरता है। सबसे पहली बात क्या है कि शुक्राणु मिलेगा, ठीक है, और शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा, ये मिलने का प्रोसेस निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद जो होगा भ्रूण बनेगा, ये देखिए भ्रूण यानी भ्रूण बनेगा, उसके बाद गर्भावस्था में, ठीक है, भ्रूण के बाद कहा जाएगा गर्भावस्था में। तो क्या करा है कि गर्भधारण के बाद यानी ये वाला स्टेज के बाद, यानी युग्मनज के बाद नहीं, निषेचन के बाद नहीं, यानी भ्रूण अवस्था के बाद यानी गर्भधारण करने के बाद शिशु का वृद्धि होना शुरू हो जाता है, यानी यहीं से शिशु का वृद्धि होना स्टार्ट होगा ना। मैंने आपको क्या बताया, ये जो गर्भ है यहाँ से मतलब शिशु वृद्धि होना स्टार्ट होता है, और 9 महीने के बाद जनरली आम इंसान में क्या होता है, इंसान का बच्चे कब, मैंने 9 महीने के बाद जो है वो बच्चे पैदा लेते हैं, ठीक है, उनके बाद शिशु का वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। वृद्धि बालक के शरीर की लंबाई, आकार, भार आदि के साथ साथ उनके आंतरिक यानी आंतरिक अंग क्या क्या हो गया, जैसे कि आपका वृक्क हो गया, गुर्दा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, लिवर हो गया, ये सब क्या है, आंतरिक अंग है। तो ये आंतरिक अंग तथा मस्तिष्क में भी वृद्धि होती है, ठीक है, मस्तिष्क में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। मस्तिष्क में वृद्धि होने से स्मरण की शक्ति यानी स्मरण की क्षमता तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। अगर दिमाग का विकास होगा तो तर्क शक्ति का मतलब होता है लॉजिक पावर, यानी एक तरह से किसी भी चीज को लॉजिकली सोचने का जो शक्ति है उसी को बोलते हैं तर्क शक्ति, यानी लॉजिकली, यानी कहने का मतलब ये होगा अच्छे तरीके से उनका विश्लेषण करना, उनके हर एक पक्ष को देखना, निगेटिव पॉजिटिव पक्ष को देखने की जो शक्ति है उसी को बोलते हैं तर्क शक्ति। यानी मस्तिष्क विकास होगा, मानसिक विकास होगा तो स्मरण शक्ति यानी स्मरण क्षमता बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वृद्धि को, लंबाई को माप सकते हैं ना। वृद्धि किसको कहता है, यानी लंबाई बढ़ना क्या है, वृद्धि है। लंबाई बढ़ना या फिर हाथ का बढ़ना क्या है, वृद्धि है। या फिर एकदम वेट बढ़ना, ठीक है, मोटाई बढ़ना, ये क्या है, वृद्धि है। हम लोग इसको माप सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हरलोक के अनुसार ये आपका परिभाषा दिया गया है, ठीक है, हरलोक के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है कि हरलोक के अनुसार क्या कहा गया है कि हरलोक के अनुसार वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। ये चीज आप याद रखिएगा। मात्रा किसको कहते हैं, लंबाई क्या है, मात्रा है। लंबाई क्या है, मात्रा है। किलोग्राम क्या है, मात्रा है, ठीक है, नहीं यानी वजन क्या है, मात्रा है, ठीक है। उसके बाद जो क्या कहता है, मतलब दूरी भी क्या है, एक राशि है, उसको हम लोग किलोमीटर में माप सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करा कि मात्रात्मक यानी लंबाई क्या है, एक राशि है, इसको हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, इंच यानी मात्रक के रूप में माप सकते हैं। मात्रक किसको बोलता है, मात्रक एसआई मात्रक आप लोग नहीं पढ़े हैं, एसआई मात्रक आप लोग जो पढ़े हैं 9th क्लास में, ठीक है। एसआई मात्रक यानी लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, इंच होता है, उसके बाद सेंटीमीटर होता है। तो वही कह रहा है हरलोक के अनुसार वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी लंबाई में परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन क्या हो गया, लंबाई में परिवर्तन, उनको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। मात्रात्मक परिवर्तन है, वृद्धि गर्भधारण के बाद से ही शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया निषेचन होगा, अंडाणु प्लस शुक्राणु मिलेगा, निषेचन की प्रक्रिया के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनने के बाद जो है एक तरह से जो है भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद गर्भ बनेगा जो गर्भधारण कहलाता है, उसके बाद बच्चे पैदा लेते हैं 9 महीने के बाद, ठीक है। तो ये जो है वो कह रहा है कि गर्भधारण के बाद से ही शिशु में होना मतलब वृद्धि होना शुरू हो जाता है तथा परिपक्व अवस्था तक चलते रहता है। यानी जब तक बच्चे परिपक्व अवस्था यानी मैच्योर स्टेज तक ना पहुंच जाए तब तक उसमें वृद्धि चलती रहेगी। यानी बच्चे जब 18 साल, लगभग 15 साल 18 साल के एज तक ना पहुंच जाए तब तक उनकी लंबाई जो है बढ़ती रहेगी। जब तक बच्चे की एज 18 साल 15 साल नहीं पहुंच जाए तब तक उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी। तो वही बात कर रहा है। अगर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो बता सकते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन किसके अनुसार, तो हरलोक के अनुसार। हरलोक के अनुसार वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है। ये चीज समझ लिया। अब चलिए सबसे मेन टॉपिक है आपका विकास के बारे में। विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है। अब देखिए इसको, ठीक है, काफी है। अब देखिए विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। हरलोक ने इस विकास को गुणात्मक परिवर्तन बताया। गुण में परिवर्तन, देखिए गुण में परिवर्तन यानी बच्चे का अगर एक तरह से शारीरिक विकास होता है यानी शरीर में परिवर्तन,
यानी शारीरिक विकास का मतलब होता है शरीर में परिवर्तन, यानी शरीर का मतलब विकास होना। उस तरह से क्या होगा, जब बच्चे का हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर बन जाएगा तो फिर उसका मस्तिष्क का विकास होगा। यानी एक विकास दूसरे विकास से संबंधित है, शारीरिक विकास मस्तिष्क मानसिक विकास से संबंधित है। तो वही बात कह रहा है हरलोक ने, संबंधित कह रहा है कि विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, बच्चे का अगर शारीरिक विकास होगा, बच्चा विकास का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, विकास का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वे में बढ़ना, ठीक है। बच्चे का अगर शारीरिक विकास होगा तो फिर वहां क्या होगा कि बच्चे का एक तरह से मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि आप सुने हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो एक विकास दूसरे विकास से संबंधित है, मतलब शरीर का विकास हुआ तो मस्तिष्क का भी विकास हुआ। अगर शरीर का विकास सही ढंग से नहीं होगा तो फिर मस्तिष्क का भी विकास सही ढंग से नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, संबंधित है। हरलोक ने विकास को गुणात्मक परिवर्तन बताया। हरलोक ने ही क्या कहा था कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, और हरलोक ने ही कहा कि विकास जो है वह गुणात्मक परिवर्तन है, गुण में परिवर्तन। क्या होता है गुण में परिवर्तन, यानी एक तरह से मेरिट में परिवर्तन, मस्तिष्क में परिवर्तन। यानी बच्चे अगर कुछ सीखता है तो हम कह सकते हैं कि आदमी तो जीवन भर सीखते रहता है भाई, मेरा गुण में तो परिवर्तन आते रहेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, हमको अभी नॉलेज कम है, या फिर 2 साल के बाद और ज़्यादा नॉलेज होगा तो हमारे अंदर गुण आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, गुण को, यानी गुण जो होता है, यानी जो एक तरह से अच्छाई जो होता है उसको हम गेन करते जा रहे हैं। हालांकि मेरा वृद्धि रुक गया है, हम 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष के एज में जो परिपक्व अवस्था तक हमारा वृद्धि रुक जाएगा, लेकिन विकास रुका है क्या, क्योंकि गुण में परिवर्तन है। और गुण तो इंसान के पास पूरा जीवन आते रहता है, कुछ न कुछ गुण सीखते रहता है। तो इसलिए जब गुण इंसान के पास, यानी गुण इंसान के पास आते रहता है जीवन भर कुछ न कुछ इंसान सीखते रहता है, जिसके कारण उसके गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन को ही ने कहा था हरलोक ने विकास, तो गुणात्मक परिवर्तन को ही ने कहा हरलोक ने विकास। तो हम लोग कह सकते हैं कि विकास जो है शुरू से लेकर, यानी जन्म से लेकर यानी भ्रूण अवस्था से लेकर या फिर गर्भ अवस्था से लेकर, यानी जीवन भर चलते रहता है विकास। गर्भ अवस्था से लेकर जीवन भर, आजीवन, जब तक आप जमीन पर हैं, जब तक आप इस पृथ्वी इस ब्रह्मांड पर हैं, जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक आपका विकास होता रहेगा। शारीरिक विकास रुक जाएगा, शारीरिक विकास आपका रुक जाएगा, लेकिन मानसिक विकास तो होगा ना, यानी गुण में तो परिवर्तन होगा ना। गुण में जो परिवर्तन होता है उसी को ना कहते हैं विकास। हरलोक ने क्या कहा कि गुण में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, विकास कहेंगे, ठीक है। अब चलिए जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, विकास वह दशा है, यानी वह डायरेक्शन है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार प्रकट होता है। यानी प्रगतिशील परिवर्तन, यानी व्यक्ति में लगातार प्रकट होने का मतलब यह हुआ कि एक तरह से लगातार व्यक्ति में दिखते जाता है, यानी हमेशा व्यक्ति में एक तरह से ये चीज दिखेगा कि व्यक्ति में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक है आपका डियर, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। शिशु का विकास। क्या करा कि शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफी तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। बच्चे का विकास, मैंने आपको कहा था कि छोटे बच्चों को जो ना उनका मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। छोटे बच्चे को शुरुआत में जैसा इन्वायरमेंट, जैसा वातावरण में रखेंगे वैसा उसका आचरण, वैसा उसका बिहेवियर होगा। इसलिए बच्चे को हमेशा अच्छे परिवार में रखिए, अच्छे लोगों के सोहबत में रखिए, अच्छे लोगों के संबंध में रखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में बच्चे को रखना चाहिए छोटे में, बच्चे में, ठीक है। क्योंकि बच्चे का विकास जो होता है शुरुआत में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं ना, कहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये कलम क्या है, अगर उसके सामने कुछ रखा दे, मतलब सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो क्या हो रहा है कि उसके दिमाग में क्या हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, और मानसिक विकास होते होते उनको जो चीज समझ में नहीं आती है तो वह सवाल पूछने लगते हैं। तो वही चीज है कि बच्चे का जो शुरुआत में विकास का प्रक्रिया होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वो क्या होता है, धीरे होने लगता है, मतलब धीमा पड़ जाता है, ठीक है। शिशु का सामाजिक शिक्षण विकास में वह भाषा विकास के साथ साथ होता है। यानी सामाजिक शिक्षण कहने का मतलब यह हुआ कि सामाजिक शिक्षण यानी सामाजिक विकास अच्छा तरह से तब होता है जब बच्चे का मतलब भाषा का विकास अच्छे से हो। यानी जब बच्चा अच्छा तरह से भाषा सीखेगा ना तो सामाजिक विकास भी अच्छा तरह से होगा, ठीक है। तो सामाजिक शिक्षण जो है विकास में वह भाषा के विकास के साथ साथ संबंध होता है, ठीक है। सामाजिक विकास हो रहा है
तो भाषा का भी विकास होगा। मतलब सामाजिक विकास किसको बोलते हैं? जब शिशु समाज के संस्कृति, समाज में रीति रिवाज क्या है उसको सीखते हैं, समाज में रहता कैसे, राह कैसे जाता है, एक दूसरे से बातें कैसे की जाती है, उसको जब सीखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सामाजिक विकास कहलाएगा। और सामाजिक विकास में भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बोलेगा कैसे? दूसरे आदमी से जब बोलेगा, कम्युनिटी यानी समुदाय से दूसरे आदमी से जब बात करेगा तो भाषा के माध्यम से ही न करेगा। तो वो क्या है? सामाजिक विकास में भाषा का मेन रोल होता है। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक है डियर, काफी इंटरेस्टिंग है कि प्रसव और गर्भधारण में माता एवं नवजात शिशुओं की आवश्यकताएं। ठीक है, क्या क्या आवश्यकताएं होती? इसमें तो आप बोलने वाली क्या बात है, इसमें तो हमको समझाना ही नहीं पड़ेगा। वृद्धि और विकास थोड़ा सा टॉपिक था कि उसमें अंतर क्या है। मैं अगर आपको बोलूं कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि को हम लोग नाप सकते हैं, विकास को माप सकते हैं क्या? मापना कठिन है, मापना कठिन है। विकास को मापने के लिए कोई ठोस पैमाना नहीं है, लेकिन वृद्धि को मापने के लिए ठोस पैमाना है। इंची टेप लेके हम माप सकते हैं कि मेरा विकास यानी मेरी लंबाई कितनी बड़ी है, मेरा जो वेट है कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये एक तरह से हम लोग माप सकते हैं। विकास को मापने के लिए कोई ठोस पैमाना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जब एक तरह से गर्भधारण होती है, गर्भ अवस्था में, प्रसव की अवस्था में माता और शिशु को क्या क्या आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, तो हम लोग आपको सिर्फ पढ़ा देते हैं कि जन्म के 28 दिन तक, यानी जन्म के 28 दिन तक लगभग 1 महीना तक शिशु के लिए काफी संकटपूर्ण होता है। यानी जन्म, देखिए बच्चे जो शिशु जो होते हैं वो गर्भावस्था में रहते हैं, जब अचानक उनको मतलब पूरा दुनिया में भेज दिया जाता है। कहाँ आगे लड़े? ठीक है, तो इतना बड़ा दुनिया में, इतना बड़ा ब्रह्मांड में 28 दिन उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको अगर चांद में भेज दिया जाए, ठीक है, आपको अगर मंगल ग्रह में भेज देंगे, बताइए। चलिए मान चलिए आप इमेजिन कीजिए, आप ये जो दुनिया में है, ये जो पृथ्वी में है, आप अभी माँ के पेट में है। ठीक है, अपने माँ के पेट में गर्भावस्था में, लेकिन यहाँ से आपके माँ के पेट से निकाल के हम आपको चांद में भेज देंगे, यानी मंगल ग्रह में भेज देंगे, तो वहाँ का एक्टिविटी कैसा होगा आपका? ठीक है, वहाँ आपका कैसा एक्टिविटी होगा? वहाँ आपको समझने में, वहाँ का वातावरण समझने में, वहाँ का एक्टिविटी समझने में, वहाँ तक का भौतिक वातावरण समझने में आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो उसी तरह बच्चों को 28 दिन तक काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पृथ्वी में आकर के, दुनिया में आकर के, अपने वातावरण से, अपने माता पिता से सामंजस्य बैठाने में। ठीक है, शिशु के लिए 28 दिन शिशु के लिए काफी संकटपूर्ण अवधि होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब शिशु अपने माता पिता के शरीर से अलग होकर वातावरण के साथ, किसके साथ? वातावरण के साथ समायोजन। ठीक है, ये समायोजन काफी चीज है, समायोजन बैठाता है, समायोजन स्थापित करना पड़ता है। इस समय शिशु की मृत्यु दर अधिक होती है, यानी बच्चे अगर सबसे ज्यादा अगर मरते हैं तो इसी काल में, यानी अगर बच्चे की मृत्यु अगर होगी तो 28 दिन के अंदर ही। ठीक है, 28 दिन के अंदर बच्चों की मरने की संख्या यानी मरने का चांस ज्यादा होता है अगर उन पर प्रॉपर उचित ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि बच्चे को उस टाइम काफी संकटों का सामना करना पड़ता है। बच्चे को वहां ठंडी नहीं लगता है ना, मार के पेट में रहता है, पूरा एकदम अपना सेफ रहता है, अपना जो उनका एक तरह से उनका जो आवरण है अपने आवरण में रहता है, उनको कोई दिक्कतों का ठंडी न सर्दी न बरसात कुछ किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये वातावरण के साथ उनको समायोजन करना पड़ता है। समायोजन का मतलब होता है वातावरण के साथ अपना संबंध स्थापित करना। समायोजन का क्या मतलब हो जाएगा? वातावरण के साथ अपना संबंध स्थापित करना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब देखेंगे अगला टॉपिक की ओर। काफी सिंपल है, अगला है क्या कर रहा है अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब देखिए, शिशु के जन्म के बाद माता और शिशु की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। ठीक है, शिशु के जन्म के बाद, यहाँ टॉपिक आपका क्या था? देखिए टॉपिक था आपका, टॉपिक क्या था कि प्रसव और गर्भावस्था में माता और शिशु यानी माता और नवजात शिशु की आवश्यकताएं। ठीक है, तो ये टॉपिक का हेडलाइन था, ये क्वेश्चन आपका टॉपिक था, तो यहाँ 2 लाइन लिखा गया, लेकिन जो अच्छा तरीके से आपका यहाँ है उसका आंसर यहाँ है, मतलब एक तरह से उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि शिशु के जन्म के बाद माता और शिशु की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। सबसे पहली आवश्यकता कुशलता पूर्वक देखभाल तो कोई भी कर लेगा, हम भी अपना जो है बच्चे अगर मेरे घर में बच्चे अगर पैदा लेंगे, ठीक है, तो उनको हम तो देखभाल कर लेंगे, लेकिन हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए ना, हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। बच्चे को कैसे रखा जाता है, छोटे बच्चे को गोद कैसे लिया जाता है, ठीक है, छोटे बच्चे को गोद कैसे लिया जाता है, छोटे बच्चे को एक तरह से दुलारा कैसे जाता है, छोटे बच्चे को सुलाया कैसे जाता है, कुछ स्किल है पता नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे उसका देखभाल। तो बच्चे का देखभाल करने के लिए स्किल भी होनी चाहिए, कुशलता पूर्वक होनी चाहिए। ये काम जो होता है जनरली लेडीज को ज्यादा अच्छा तरीके से आता है। ठीक है, लेडीज को बहुत अच्छा तरीके से आता है। ठीक है, तो कुशलता पूर्वक देखभाल यानी स्किल्ड अटेंडेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि शिशु और माता का प्रसव के बाद सावधानी पूर्वक देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि शिशु है छोटा बच्चा है तो आदमी है ना भाई, सुला दो वातावरण में, आदमी है सुला दो धूप में।
ठीक है, तो क्या होगा 28 दिन के अंदर उनका जो है मृत्यु होने का दर ज़्यादा होता है, चांस ज़्यादा होता है। जब वातावरण के समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा तो फिर वो उनका मृत्यु का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उनको स्किल्ड लोग यानी जो अच्छे जानकारी है जिसको, उसको दिया जाता है कि बच्चे की देखभाल कीजिए, माता पिता की अब माता की और बच्चे की जो है देखभाल कीजिए। ठीक है, दूसरा है जटिलताओं का प्रबंधन। जटिलता क्या होगी, बच्चे अगर पैदा लेते हैं तो उनको कुछ जटिलताएं होती है। ठीक है, बच्चे अगर दूध नहीं पी रहे हैं माता के तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है। बच्चे अगर दूध नहीं पी रहे हैं माता का तो फिर उनके साथ ये प्रॉब्लम है, ये जटिलता हो जाएगी। ठीक है, अगर बच्चे की अगर माता का प्रसव के बाद अगर ब्लीडिंग अगर हो रही है यानी ब्लड का सर्कुलेशन यानी ब्लड अगर निकल रहा है, खून यानी रक्त बह रहा है, तो वो भी एक जटिलता है, उनको भी डॉक्टरी का सुविधा देनी चाहिए। वही कह रहा है कि जटिलताओं का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ यानी कॉम्प्लिकेशंस, यानी जो मुसीबतें आती है, जो जटिलताएं आती है उसको आप रोकिए, उसका प्रबंधन कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करा है, उच्च बीपी यानी बीपी यानी हाई हो जाता है, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है माता का कभी कभी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर कभी कभी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिए। ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। प्रसव पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है दर्द। ठीक है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ को दर्द नहीं होगा क्या, माँ को दर्द होती है, उनका भी आप प्रबंधन कीजिए। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग का मतलब ही होता है, ब्लीडिंग का मतलब ही होता है ब्लड का बना। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग का मतलब ही होता है ब्लड का बना। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि सर ब्लड का ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं होता। ब्लीडिंग का मतलब ही होता है खून का बहना। ठीक है, ब्लीडिंग आदि गर्भकाल में जटिलताएं होती है। ये सभी जटिलताओं को पहचान कर उचित चिकित्सा सेवा प्रदान किया जाए। ठीक है, उचित चिकित्सा, अब ये नहीं कि उनको मतलब प्रसव का उचित का मतलब क्या हुआ, जो मतलब दवाई उनको चाहिए उसको दीजिए। वहां हो रहा है दर्द यानी पीड़ा हो रहा है, आप उसको मलेरिया की दवाई खिला रहे हैं। ठीक है, तो वो उचित होगा क्या, जो उचित है, जो उचित दवाई है तो वो चीज चाहिए। ठीक है, समझ गए। दूसरा पॉइंट, अब देखिए इसमें नोट बनाइएगा, नोट इसमें बनाइएगा अगर आप अच्छा से नंबर उठाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर आप अच्छा से नंबर उठाना चाहते हैं तो इसमें आपको नोट हर हाल में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समर्थन और देखभाल, समर्थन दीजिए भाई। बच्चे अगर माता पिता अगर मतलब अपने आप को संभालने नहीं पा रहे हैं, यानी बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा उसको समर्थन दीजिए। या फिर माँ जो है या फिर जो प्रसव का पीड़ा काफ़ी ज़्यादा है, दर्द काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प कीजिए काम करने में, या फिर उनको इधर उधर टहलने में उनको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, या फिर उसको थोड़ा सा जोर दीजिए, उसको हाथ को पकड़ करके या फिर इधर से उधर बैठाने में मदद कीजिए। वही कह रहा है कि समर्थन और देखभाल कीजिए, सिंपल सी चीज है, सपोर्ट एंड केयर। ठीक है, यानी शिशु तथा माता को जटिलताओं के समय परिवार का समर्थन चाहिए। परिवार छोड़ देगा तो क्या रह पाएंगे। बच्चे का जन्म जैसे हुआ, अब बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, अब तुम्हारा जैसे बच्चे का जन्म हुआ, अब बोल रहे कि तुम परिवार अलग कर लो। भाई उनका जन्म ही हुआ बच्चे का, उनको बोल रहे कि परिवार अलग कर लो। परिवार का समर्थन चाहिए ना, परिवार का अगर समर्थन नहीं होगा तो क्या बच्चे और माता अपने आप की जरूरत, अपने आप की जटिलताओं को दूर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा है संक्रामक रोग पर नियंत्रण। ठीक है, इस समय जो है ना, जब बच्चे पैदा लेते हैं तो इस समय संक्रमण रोग, जैसे कि आपका संक्रमण रोग हो गया, आपका मलेरिया, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका बुखार, ये सब बहुत सब चीज़ें संक्रामक रोग का अगर एग्जाम्पल है, एड्स हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, या फिर आपका जुकाम हो जाएगा, ये सब संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग वैसे रोग को बोलते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। तो संक्रामक रोग की व्यवस्था मतलब उसका मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब जो परसों का कपड़ा है, ठीक है, या फिर जो मतलब गीला कपड़ा है उसको हटाइए। ठीक है, सूखापन, उसका शरीर हमेशा सूखी होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे का शरीर और माता का शरीर सूखा होना चाहिए, और कपड़े को नियमित बदलिए। ठीक है, तभी वहां क्या होगा कि संक्रमण रोग जो है यानी जो बीमारी है उसको नहीं पकड़ने का चांस होता है। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी इन्फेक्शन को कंट्रोल कीजिए, यानी बच्चे तथा माता के विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाव हेतु उचित प्रबंधन कीजिए, यानी उनका मतलब कपड़ा वगैरह को अच्छा तरह से हीट कीजिए, धूप में सूखने दीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, मतलब उनका संक्रमण का कंट्रोल है। ठीक है, अब चलिए अगला आपका क्या होगा, अगला टॉपिक है नवजात शिशुओं के जन्म के बाद जरूरत है। नवजात शिशु जब जन्म लेती है तो अब क्या बबुआ का क्या क्या जरूरत पड़ता है, देख लेते हैं। बाबू साहब को क्या क्या जरूरत पड़ता है देख लेते हैं। सबसे पहला जरूरत बाबू को ये पड़ता है एयर, उनको वायु चाहिए। ठीक है, उनको क्या चाहिए, वायु चाहिए। ठीक है, यानी एयर की जरूरत पड़ती है। तो शिशुओं को जन्म के होने पर सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उनको सजीव करना। जब बच्चे जब होते हैं ना, जब उनका जो आवरण होता है वो तो वहाँ उनको तो वो तो एयर के संपर्क में, वायु के संपर्क में नहीं होते हैं ना, जब वो गर्भावस्था में होते हैं। ठीक है, तो वो जब आते हैं तो वो सांस लेता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं कि सांस लिया जाता है। वो उनको हैबिट होता है। जब इंसान को पहला काम अगर जिंदगी में पहला बार करना पड़े तो उनको पता होना चाहिए ना, और बच्चे को क्या पता है कि हम सांस भी लिया जाता है, तो उनको सीने को थोड़ा सा दबाया जाता है। ठीक है, सीने को दबाया जाता है, या फिर उनका जो श्वसन तंत्र है उसको थोड़ा सा ये उसको मतलब जो है, जो भी उनको डॉक्टर के जो होते हैं, जो भी चिकित्सक होते हैं, उनको थोड़ा सा उनको पता रहता है कि कैसे क्या मतलब किया जाए। जो बच्चे सांस लेना स्टार्ट करें तो उनको हवा की जरूरत पड़ती है, यानी एयर की जरूरत पड़ती है, और उनको सांस दिलाना यानी सांस लेने के लिए शुरू करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है गर्माहट, यानी उनको वार्म
वार्म चाहिए, गर्माहट चाहिए, यानी कि ठंडी में छोड़ दीजिए। गर्माहट देंगे तो उसको क्या होगा कि उसका जो तापमान है, उसका शरीर का तापमान बैलेंस होकर रहेगा। क्योंकि जब पेट के अंदर था, आप जानते हैं कि शरीर का तापमान जो होता है, आदमी का जो शरीर का तापमान होता है वो आप समझते हैं ना कितना होता है, यानी 27 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसना इतना तापमान में वो रहता है अंदर में। अब उसको अचानक वातावरण में लेके आ रहे हैं तो उसका बैलेंस होनी चाहिए, टेम्परेचर में क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो गर्माहट यानी वार्म, जन्म के समय शिशु को सुखाना, त्वचा से त्वचा संपर्क के द्वारा यानी गर्माहट पहुंचाना, कम भार वाले शिशु को लिए कंगारू देखभाल करना प्रोत्साहन होता है। कंगारू यानी बच्चे का अगर भार कम है, वजन कम है, तो कंगारू देखभाल को प्रोत्साहन दीजिए। तो ये क्या है, गर्माहट देना, ठीक है। दूसरा है स्तनपान, यानी बच्चों को क्या है, स्तनपान कराइए भाई, यानी दूध पिलाइए। यानी स्तनपान यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको 6 घंटे के अंदर, उसको 6 घंटे के अंदर यानी 4 घंटे के अंदर, कितना, 4 घंटे के अंदर उसको जो है दूध पिलाना चाहिए। किसका दूध, माता का दूध। प्रथम 6 माह तक जो है माता का दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। उसके बीच में कोई भी सामग्री, कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल उसको नहीं खिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि संक्रमण को दूर करने के लिए माता का दूध जो होता है वो दवाई की तरह काम करता है, ठीक है। तो 4 घंटे के अंतर्गत उसको जो है एक तरह से स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह तक आवश्यकता होने पर दिन तथा रात में एक बार निरंतर स्तनपान कराना चाहिए। यानी 6 माह तक, 6 महीना के अंदर, 6 माह के अंदर बच्चों को खिलाना ही नहीं है, कोई सामग्री नहीं खिलानी है, कोई पेय पदार्थ नहीं पिलाना है, ठीक है। उनको लगातार क्या करना है, 6 माह तक मां का दूध ही पिलाना है, ठीक है। चाहिए स्तनपान कराना नवजात शिशु की प्रथम आवश्यकता है। मां के दूध के माध्यम से बालकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जिसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, यानी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी क्षमता को कहते हैं जो रोग से लड़ने की, यानी रोग से लड़ने की क्षमता को, यानी ताकत को ही क्या कहते हैं, यानी एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यानी WBC अगर कमजोर होगा, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स आप लोग पढ़े हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, यानी WBC अगर कमजोर होगा तो समझ जाइए कि वहां को जो है बालक को जो है एक तरह से मां का दूध नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर WBC अगर ज्यादा मजबूत होगा तो ये रोग से ज्यादा लड़ेगा। और ये कब मजबूत होता है, जब मां का दूध बच्चे को पिलाया जाता है। और यही है WBC का मजबूत होना ही कहलाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का ज्यादा होना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कब बढ़ेगी, जब बच्चे को स्तनपान कराया जाएगा उचित समय पर, कम से कम 6 माह तक, ठीक है। तो ये समझ गए स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। अब चलिए, अब देखिए अगला है आपका कि संक्रामक रोगों से बचाव, यानी जो संक्रामक रोग है यानी प्रिवेंशन कीजिए, उनको रोकिए। बच्चे को तो उस टाइम संक्रामक रोग यानी संक्रमण रोग ज्यादा होने के चांस होते हैं, बच्चे को जो है ज्यादा मतलब रोग होने के चांस होते हैं, उससे बचाव कैसे किया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि मां का प्रारंभिक दूध में पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, यानी पीले तरंग। यहाँ देखिए मां का दूध में क्या होता है, मां का दूध में शुरुआत में जो होती है, मां का दूध में क्या होती है कि पीले कोलेस्ट्रम यानी पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए अगला है आपका इस पदार्थ में क्या होता है कि प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण भी होता है तथा वसा की मात्रा जो है अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारा चीज है, ऐसा नहीं है, इसलिए ना बच्चे को मतलब ज्यादा मतलब मां का दूध पिलाना चाहिए। इसलिए तो ये कहा जाता है कि बच्चे को जो है मां का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उचित मात्रा में उसमें सब चीज रहता है। उचित मात्रा में क्या आपका रहेगा, प्रोटीन रहेगा, खनिज लवण रहेगा, वसा रहेगा, और यही सब तो चाहिए, यही सब तो चाहिए शरीर का विकास करने के लिए, और यही सब चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए यही सब चाहिए। और प्रोटीन जब नहीं होगी, प्रोटीन को शरीर वर्धक कहा जाता है, यानी प्रोटीन को कहा जाता है शरीर वर्धक खाद्य पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। यानी उस प्रोटीन से सबसे ज्यादा शरीर का विकास होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए इसी तरह से 1 सेकंड, है ना। अब देखिए अगला आपका टॉपिक है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। अब देखिए काफी सिंपल है डियर कि मानव विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती, इससे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। देख लेते हैं यहां जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड में जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अदर बोर्ड वाले हैं तो उसका वेटेज अलग होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। आपको पूछा जाता है, होम साइंस के अंदर पूछा जाता है कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्था है, इसको आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, वो नहीं पढ़ना है, यानी निषेचन या फिर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, यानी अंडाणु और शुक्राणु के बाद जो प्रोसेस है, मिलने का प्रोसेस, उसको निषेचन कहते हैं। उसके बाद युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है, उसके बाद क्या होता है, एक तरह से भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद गर्भधारण का निर्माण होता है। तो आपको गर्भावस्था से पढ़नी है, ठीक है, उससे आगे नहीं जाना, उसके पीछे आपको नहीं जाना है। तो गर्भधारण से जन्म तक इस अवस्था को पढ़ना है। दूसरा शैशव अवस्था, ये देखिए ये अवस्था को आपको रट
के याद रखना पड़ेगा। आप रट के याद रखिए या फिर कुछ करके याद रखिए, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अवस्था पूछा जाता है। ठीक है, ये अवस्था जब तक आपको नहीं पूछा जाएगा कि शैशव अवस्था का काल कब से कब तक, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि 0 से 2 वर्ष की जो काल है वो शैशव अवस्था कहलाती है। तो अवस्था, प्रथम अवस्था की बात की जाए तो गर्भावस्था कब से कब तक होता है, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है, यानी एक तरह से यानी युग्मनज यानी भ्रूण बनने के बाद, यानी भ्रूण बनने के बाद पूरा भ्रूण हो जाता है, जब पूरा गर्भ में वो अपना अस्तित्व को स्थापित कर लेता है, उसको कहते हैं गर्भावस्था। तो गर्भधारण से लेकर जन्म तक जो वो क्या है, गर्भावस्था है। ठीक है, यानी एक तरह से भ्रूण के बाद जैसे गर्भधारण स्टार्ट करता है, तो उस स्टेज से लेकर के, उस समय से लेकर के जन्म तक वो कौन सा अवस्था, गर्भावस्था। शिशु अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक शिशु अवस्था। उत्तर अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक उत्तर अवस्था, उत्तर शिशु अवस्था। देखिए यहाँ शिशु अवस्था को बांट दिया है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। लेकिन यहां और बात दिया, इसको और खंड में कर दिया। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह कर दिया, उत्तर शैशव अवस्था और उत्तर शैशव अवस्था, मतलब शिशु अवस्था को 2 भाग में बांट दिया। उत्तर शैशव अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सब जो है ना, ये अवस्था के बारे में अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन आप इसी को याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगर कोई अदर प्रकाशन का बुक देखेंगे तो कहीं अलग अलग मिलता है। ठीक है, दूसरा है आपका बाल्यावस्था, 2 से 12 वर्ष, ये क्या है, बाल्यावस्था। किशोर अवस्था की बात की जाए तो 12 से 18 वर्ष, ये क्या है, 12 से 21 वर्ष किशोर अवस्था है। प्रौढ़ अवस्था 21 से 40 वर्ष क्या है, प्रौढ़ अवस्था है। और ये हम खुद पढ़े हैं, प्रौढ़ अवस्था 21 से 65 वर्ष तक भी दिया गया, 59 वर्ष तक भी दिया गया, 65 तक भी दिया गया, लेकिन आपके होम साइंस में जो है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष, प्रौढ़ अवस्था 21 से 40 वर्ष। तो ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं जो है विकास की अवस्थाएं हैं। टोटल 6 अवस्था है, ये 6 अवस्था को आपको नोट करना है, ये 6 अवस्था को आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, काफी इंटरेस्टिंग है आपका। ये क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है, पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हम लोगों को भी पूछा गया था, ये एग्जाम में हम लोगों को भी पूछा गया था। ठीक है, जब हम कोई ट्रेनिंग का एग्जाम दे रहे थे तो ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर। मैंने आपको क्या बताया, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन और विकास गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन और विकास गुणात्मक परिवर्तन। विकास जो होता है, सभी विकास आपस में सहसंबंधित होते हैं, वृद्धि का संबंध विकास से नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है। ठीक है, वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको ये चीज पढ़ाया। दूसरा है कि वृद्धि का संबंध सामान्यतः शारीरिक विकास से है, यानी वृद्धि का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंची टेप लेके इसको माप सकते हैं। वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन है, इंची टेप लेके इसका हम लोग ऊंचाई को, मोटाई को या फिर वजन को माप सकते हैं। तो वो क्या है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी शारीरिक विकास है। तथा विकास का संबंध सामान्यतः जो होता है मानसिक विकास से होता है, सामान्यतः मानसिक विकास से होता है। अगर सीधा सीधा पूछें कि आपको यही समझ लेना, जनरली आप यही समझिए कि वृद्धि का मतलब शारीरिक विकास और विकास का मतलब क्या हो जाएगा, मानसिक विकास। जनरली आप ये समझ के चलिए। ठीक है, ज्यादा आपका इसमें एक्सेप्शन नहीं आता। इस बात को अगर समझेंगे तो अच्छा तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होगा उसका आंसर आप दे पाएंगे। यानी शारीरिक विकास वृद्धि होगा और मानसिक विकास जो होगा आपका एक तरह से विकास कहलाएगा। ठीक है, जनरली मानसिक विकास। अब देखिए अगला है आपका टॉपिक है, काफी डियर है। ठीक है, कह रहा है कि वृद्धि शारीरिक अंगों का क्या कह रहा है कि वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांगी विस्तार है। ठीक है, जबकि विकास बहुमुखी और बहुआयामी है। यानी देखिए एकांगी विस्तार का मतलब क्या हुआ, एक ही तरफ लंबाई बढ़ रही है। एकांगी विस्तार कहने का मतलब यह हुआ कि एकांगी विस्तार यानी शारीरिक अंगों का एकांगी विस्तार। हाथ की अगर लंबाई, बच्चे का छोटा है उसका अगर हाथ का लंबाई बढ़ेगा तो एक ही तरफ न बढ़ेगा, एक ही तरफ न जाएगा हाथ भर के। ये ऐसा नहीं कि इधर भी बढ़ रहा, उधर भी बढ़ रहा, उधर भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। उसका लंबाई बढ़ेगा और उसका मोटाई बढ़ेगा, उसका लंबाई बढ़ रहा है। ठीक है, हाइट तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग का हाइट भी बढ़ रहा है और हम लोग फैल भी रहे हैं और हाइट भी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी पैर के जैसा फैलते भी जा रहे हैं और पैर के जैसा ऊपर भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वृद्धि क्या होता है कि एकांगी विस्तार, यानी एक दिशा में, वन डायरेक्शन में एकांगी विस्तार, और ये बहुमुखी विस्तार होता है। विकास क्या होता है, बहुमुखी, यानी चारों तरफ आपको विकास होगा। अगर आपका मानसिक विकास होता है तो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है संज्ञान यानी सीखना। ठीक है, उसका अगर मानसिक विकास अगर आपका होता है, यानी आपका विकास अगर होता है, मानसिक विकास अगर होता है तो आप एक तरह से तार्किक विकास यानी तर्क शक्ति का भी विकास होगा, आप किसी चीज को लॉजिकली सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मानसिक विकास होता है तो आपका एक तरह से जो
एक तरह से सोच समझने की शक्ति है वो उसका भी विकास होगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि विकास का जो डायरेक्शन है ना वो बहुमुखी है, यानी मल्टी डायमेंशनल है। ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, अब चलिए अगला है आपका, काफी सिंपल है, अगला टॉपिक आपका कह रहा है, ठीक है, अगला टॉपिक क्या कर रहा है कि वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित होता है। मैंने आपको बताया वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित होता है। ये चीज देखिए, अब देखिए बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिएगा कि कोई बच्चे अगर होंगे आपके समाज में, आपके आस पड़ोस में, जिनका अगर माँ बाप का अगर हाइट कम है यानी ऊंचाई कम है, तो उनका बच्चे का भी ऊंचाई कम होता है। जिनका माँ बाप का हाइट कम होता है तो उनका बच्चे का भी हाइट कम होता है। तो ये क्या है? जन्मजात है। वृद्धि क्या होता है? जन्मजात होता है। जैसे मतलब आनुवंशिकता का गुण आएगा, आनुवंशिकता का नियम आपका जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा पढ़ाया गया था। बौना यानी टी एक्स वाई पढ़े हैं आप लोग, यानी आपको जो पढ़ाया गया था टी स्मॉल टी बड़ी टी स्मॉल टी कैपिटल टी, आप पढ़े थे जब वहाँ आपका एक तरह से ये कर रहे थे, मतलब उसको मिला रहे थे हम लोग 10th क्लास में। जॉन ग्रेगर मेंडल का जो आपका बायोलॉजी में आनुवंशिकता का नियम दिया गया, वहाँ समझे थे आप लोग कि कैसे मतलब बौना बनता है, कभी मतलब लंबा बनता है, कभी खुरदरा बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहा है कि जैसा जनरेशन होगा उसका माँ बाप जैसा होगा उसका बेटा भी वैसा होगा। अगर जिसका माँ बाप अगर लंबाई हाइट में थोड़ा सा है तो उनका बच्चा जो होगा वो भी थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होता है। तो वही कह रहा है कि जन्मजात तो वृद्धि जो होता है जन्मजात गुणों पर आधारित है, शारीरिक एवं मानसिक विकास मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। ठीक है, शारीरिक और एवं मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। विकास जो होता है और विकास शारीरिक मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त सामाजिक संवेगात्मक तथा प्रगतिशील परिवर्तन भी लाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका विकास हो रहा है, ठीक है, तो आपका शरीर में भी परिवर्तन आएगा। अगर आप अच्छी चीज़ को सोचिएगा, आपका दिमाग अच्छा चीज़ को थिंकिंग करेगा, तो क्या आपका शारीरिक परिवर्तन होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, मानसिक गुणों में यानी आप अच्छी चीज़ को सोचेंगे, मानसिक गुणों में परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास कहने का मतलब ये हुआ कि समाज में आप लोग सीखेंगे, समाज के गुणों को जानेंगे, समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या नहीं हो रहा है उसको अच्छा तरह से आप जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि संवेगात्मक विकास। अब देखिए यहाँ देखिए यह अंतर होता है, आपको यहाँ नहीं समझना। देखिए एक होता है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक, इसमें अंतर आप लोगों को समझना है। संवेगात्मक विकास, ठीक है, एक होता है संवेगात्मक, एक होता है संज्ञानात्मक। ठीक है, एक होता है संज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब संवेग का मतलब होता है हंसना, संवेग का मतलब होता है हंसना रोना। ठीक है, इमोशन, इसका संबंध है इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे कि हंसना, ठीक है, हंसना रोना। ठीक है, उसके बाद अगर संवेगात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो ये संज्ञान का मतलब होता है सीखना। ठीक है, संज्ञान का एक तरह से मतलब समझ जाइए कि सीखना। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए यहाँ क्या है कि संवेगात्मक विकास, अगर बच्चे क्या होते हैं, बच्चे का संवेगात्मक विकास हो रहा ना, बच्चे शुरू में अगर उसको कुछ बोलिएगा कुछ दीजिएगा तो हंसने लगेगा, और थोड़ा सा डांट देंगे तो फिर वो रोने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर डांट देंगे तो फिर रोने लगेगा। हाँ, फिर उसी जगह सेम बात को, सेम एक्टिविटी को 10 साल के बच्चे के साथ किया जाए तो वो फिर हंसेगा नहीं और रोएगा भी नहीं। ठीक है, छोटे बच्चे को अगर कुछ कीजिएगा, गुदगुदी दीजिएगा, फिर छोटा सा कुछ कीजिएगा या फिर चेहरा का एक्सप्रेशन कुछ अलग कीजिएगा तो वो हंसने लगेगा। अगर चेहरा का एक्सप्रेशन डरावना वाला कीजिएगा तो वो रोने लगेगा। वहीं अगर 5 साल के बच्चे के सामने ऐसा कीजिएगा तो वो फिर क्या कहता है, कुछ नहीं बोलेगा, वो फिर हंस के चले जाएगा। ठीक है, तो वहां क्या हुआ कि बच्चे का संवेगात्मक विकास शुरुआत में नहीं होता है। छोटे छोटे बात पर रोना आएगा, छोटे छोटे बात पर हंसना आएगा उसको। ठीक है, तो बच्चे का शुरुआत में संवेगात्मक विकास यानी इमोशनली डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसका फिर संवेगात्मक विकास हो जाता है। संवेगात्मक विकास होने के कारण वो सभी चीज को समझते हैं और वो हंसता और रोना जो है उस पर कंट्रोल कर लेता है। संवेगात्मक विकास होने के कारण आदमी जो है अपना हंसना रोना पर, अपने एक तरह से एक्सप्रेशन पर, अपनी भावना पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो संवेगात्मक विकास अगर नहीं होगा, अगर कोई आदमी है, ठीक है, अगर वो छोटी छोटी बात पर हंस रहा है, छोटी छोटी बात पर रो रहा है या फिर छोटी छोटी बात पर अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो हम यही कहेंगे कि उनके अंतर्गत उनमें संवेगात्मक विकास नहीं हुई है, उनमें संवेगात्मक विकास नहीं हुई है। ठीक है, इमोशनली डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला आपका टॉपिक आता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए अगला है आपका टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग है डियर। अगला टॉपिक क्या करा है कि वृद्धि भ्रूण अवस्था, क्या करा है कि वृद्धि जो है भ्रूण अवस्था में होना शुरू हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था तक रुक जाती है, यानी प्रौढ़ावस्था तक, यानी लंबाई प्रौढ़ावस्था तक कब होता है, जब पूरा एज हो जाता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था कब तक होता है आपका 21 साल बताया गया ना, प्रौढ़ावस्था आपका 21 साल बताया गया। वृद्धि
आदमी अगर 21 साल के बाद भी बढ़ते रहता है क्या? जब हम लोग का उम्र, अगर हम लोग का एज अगर 21 साल हो गया तो अब भी हम लोग का हाइट बढ़ते रहेगा? नहीं ना, तो हम लोग का हाइट रुक गया है ना अभी। तो वही बात को कह रहा है कि वृद्धि जो होता है भ्रूण अवस्था से शुरू होती है और प्रौढ़ अवस्था तक, मतलब 21 साल की उम्र तक फिर रुक जाता है। अगर हमेशा वृद्धि होते रहेगा, यानी 60 साल का जीवन होता है भारत में, जनरली जीवन यापन जो होता है भारत में 60 साल का होता है, और 60 साल तक अगर वृद्धि अगर बढ़ते रहेगा तो फिर हम लोग लंबा पेड़ के जैसा नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वृद्धि भ्रूण अवस्था तक होना शुरू होता है और प्रौढ़ अवस्था तक रुक जाता है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है, विकास कभी ही नहीं रुकता। वो भ्रूण अवस्था यानी जन्म के साथ, यानी भ्रूण अवस्था में विकास शुरू होता है और मरते दम तक, मृत्यु के आखिरी पल तक मानसिक विकास होते रहता है, विकास डेवलपमेंट होते रहता है। नहीं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ना, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ अनुभव आते रहता है, यानी आपका गुण में परिवर्तन होते रहता है, और गुण में परिवर्तन को ही ना कहा गया विकास, गुण में परिवर्तन को ही ना क्या कहा गया? विकास कहा गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट है, विकास में समानता होती है जबकि वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। क्या समानता होती है? अब देखिए, किसी व्यक्ति का मानसिक विकास हुआ भाई, किसी व्यक्ति का मानसिक विकास हुआ, 1 सेकंड, ठीक है, किसी व्यक्ति का क्या हुआ? मानसिक विकास। कोई व्यक्ति जो है एक ही चीज को पढ़ रहा है, ठीक है, उनका ट्रेनिंग लिया, उन्होंने क्या किया? एक ही सेम ट्रेनिंग लिया, ठीक है, सेम ट्रेनिंग जब लेगा, सेम कोर्स से करेगा तो सेम चीज न सीखेगा। जब सेम चीज सीखेगा, यानी सेम एक जैसा चीज सीखेगा तो उनका गुण भी क्या होगा? सेम होगा। गुण भी क्या होगा? गुण भी क्या होगा? एक जैसा होगा, गुण भी एक जैसा होगा। जब गुण एक जैसा हुआ, और यही गुण को ना कहते हैं, यही गुण को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं ना। जब गुण एक जैसा हुआ तो हम वही कहते हैं कि गुण में समानता, तो फिर विकास में समानता। जब गुण में समानता तो विकास में समानता, क्योंकि आपने सेम ट्रेनिंग लिया। कोई भी कुछ काम को करने का ट्रेनिंग, या फिर किसी चीज को करने का ट्रेनिंग, या फिर बच्चों को पढ़ाने का ट्रेनिंग, या फिर कुछ सीखने का ट्रेनिंग, तो वह ट्रेनिंग लेने के साथ क्या होता है कि आप कुछ सीखते हैं, और सीखने के साथ आपका गुण में परिवर्तन होता है। और गुण में परिवर्तन होगा, अगर दो लड़का या फिर 2 स्टूडेंट अगर सेम ट्रेनिंग लेगा तो सेम चीज सीखेगा और सेम गुण उसके अंतर्गत आएगा। जब सेम गुण उसके अंतर्गत आएगा, और ये सेम गुण होने के कारण गुण को ही कहते हैं, गुण में परिवर्तन आया, तो गुण में परिवर्तन आना ही विकास कहलाता है। तो उन दोनों में क्या हुआ? सेम विकास हुआ, यानी विकास में दोनों में समानता आ गई। ठीक है, विकास में समानता हो सकती है, लेकिन क्या वृद्धि में समानता हो सकती है? वृद्धि में क्या व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वृद्धि जो है वो आनुवंशिकता पर आधारित है। यानी किसी बच्चे का माँ बाप अगर हाइट में ज़्यादा है तो वो उनका भी हाइट ज़्यादा होगा, लंबाई ज़्यादा होगा। हाँ, ठीक है, किसी बच्चे का माँ बाप अगर थोड़ा सा नटा है तो वो बच्चे भी ज़्यादातर केस में ऐसे ही होते हैं। ठीक है, यानी 99% ऐसा ही होता है। तो ज़्यादातर केस में उस बच्चे का भी हाइट कम होगा। तो व्यक्ति यानी जो वृद्धि होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। तो किसी व्यक्ति का लंबाई ज़्यादा है तो किसी का कम है, किसी का चौड़ाई ज़्यादा है तो किसी का कम है, किसी का वजन कम है तो किसी का ज़्यादा है। तो ये क्या है? वृद्धि है ना। वृद्धि को क्या है? मात्रात्मक, जिसको हम लोग माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, ऊंचाई को चौड़ाई को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं। तो ये क्या? मात्रात्मक परिवर्तन है। तो वृद्धि जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। ठीक है, वृद्धि क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक देखा जाए, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वृद्धि का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है। भाई माप सकते हैं ना, वही चीज कह रहा है भाई। क्या चीज है कि वृद्धि का हम लोग स्पष्ट रूप से माप सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि को हम लोग लंबाई के रूप में माप सकते हैं, ठीक है, या फिर इंच में माप सकते हैं, या फिर हम लोग एक तरह से मीटर के रूप में माप सकते हैं, या फिर हम लोग कितना मीटर लंबा है या फिर कितना फीट लंबा है, हम लोगों का वजन कितना है, हम लोग ये चीज माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन विकास को क्या मापा जा सकता है? विकास को कोई भी सटीक माप नहीं सकता है। विकास को सटीक कोई भी माप नहीं सकता है, यानी लंबाई, भार का मापन, जबकि विकास का स्पष्ट मापन एवं मूल्यांकन असंभव है। स्पष्ट कहा है, ये नहीं कहा है कि विकास का मापन और मूल्यांकन असंभव है, ये नहीं कहा है आपको। ठीक है, क्या कहा है? विकास का स्पष्ट मापन असंभव है। स्पष्ट यानी पूरा एक्यूरेट। हम लोग एक्यूरेट लंबाई माप सकते हैं ना, यहाँ से उठाएंगे इंची टेप, यहाँ देखेंगे एक्यूरेट लंबाई हम लोग माप सकते हैं, एक्यूरेट वजन माप सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट हम लोग कितना गुण सीखे, हम लोग क्या सीखे क्या नहीं सीखे, कौन सा गुण मेरे अंदर है, उसको मापने के लिए कोई यंत्र है क्या? नहीं है ना। वही चीज करा कि स्पष्ट मापन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक माप सकते हैं कि बच्चे का विकास क्या हुआ, मानसिक विकास उनका कैसा हुआ है, ये चीज हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला आपका टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, बहुत बार बार पूछा जाता है, विकास के सिद्धांत। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, विकास के सिद्धांत। ठीक है, विकास किधर से किधर होता है, विकास किधर से किधर होता है। ठीक है,
देखिए जनरली विकास के जो है आपके जनरली विकास के जो है मेन सिद्धांत होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास पृथ्वी यानी पीठ से मेन सेंटर से चारों तरफ होता है, मेन सेंटर से चारों तरफ होता है, मेन सेंटर से विकास चारों तरफ होता है। दो सिद्धांत होता है, देखते हैं पहला सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, विकास का सिद्धांत विकास सिर से नीचे की ओर होता है, यानी सिर से पहले सिर का विकास होगा। ठीक है, पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद गर्दन का विकास होगा, उसके बाद हाथ का विकास होगा, उसके बाद ये सब का विकास होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा। ठीक है, शुरुआत में सिर का विकास होता है। बच्चे का देखिएगा सिर, बच्चे का शरीर देखिएगा ना, अब एक ही हैं गेस किए हैं, बच्चे को देखिएगा जब छोटा बच्चा गोद में लेके चलते हैं, शुरुआत में उसका शरीर इतना बड़ा होता है, उसका शरीर जो है उसका शरीर का साइज को देखिएगा और उसका शरीर को देखिएगा, उसका सिर यानी उसका जो हेड है, उसका जो सिर है उसका साइज को देखिएगा और उसका शरीर का साइज को देखिएगा, बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों का साइज जो है बराबर होता है। आप लोग देखिएगा इस चीज़ को गौर करके, आपके अगर घर में बच्चे हैं तो देखिएगा उनका शरीर का साइज और उसका सिर का साइज, ठीक है, लगभग जो है बराबर है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 19-20 का अंतर होता है। फिर वही शरीर क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और वही शरीर छोटा हो जाता, वो सिर भी क्या हो जाता है, आगे चल के छोटा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ विकास जो होता है सिर से नीचे की ओर होता है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सिर का विकास पर नियंत्रण करता है, सबसे पहले सिर पर कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी सिर पर नियंत्रण करता है। बच्चे का पैर हाथ पैर उधर है, वो अपना शरीर को नहीं डोला पाएगा, वो अपना उठ करके खुद नहीं बैठ सकता है। लेकिन अगर वो सोया हुआ है, उधर से कौन आ रहा है ऐसे करके देखेगा, उधर से कौन आ रहा है ऐसे करके देखेगा, कभी ऐसे करके देखेगा। ठीक है, तो वो क्या कर लिया, उसको वो सिर पर, ठीक है, अपना सिर पर यानी जो हेड है उस पर उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल करना सीखा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब बच्चे में जो विकास होता है वो सिर के तरफ से स्टार्ट होता है, नियंत्रण करना प्राप्त करता है। फिर भुजाओं पर, ठीक है, ये आर्म है, भुजा है, भुजाओं पर, फिर टांगों पर, मतलब उठाएगा, कभी कभी टांग उठाएगा, कभी कभी टांग को पटकेगा। ठीक है, टांग पर मतलब नियंत्रण करना शुरू कर देता है। जन्म के बाद पहले 2 महीना के भीतर शिशु सिर तथा चेहरे पर नियंत्रण करता है। 6 से 12 माह के आयु में शिशु टांगों पर नियंत्रण कर देता है। ठीक है, टांगों पर 6 से 12 माह के बच्चे टांग को उठाना पटकना, ठीक है, यानी खुशी के मारे टांग को पटकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या मतलब ये किसके अंतर्गत, यानी 6 से 12 माह के बीच। ठीक, सबसे पहले विकास कहाँ, सिर की ओर, उसके बाद आर्म यानी बाजू की ओर, उसके बाद शरीर की ओर, उसके बाद टांगे की ओर। ठीक है, 3 ही चीज याद रखिएगा, आपको इतना याद नहीं रखना है। अगर इस सिद्धांत को अगर पढ़िएगा, सिर्फ आप 3 बात क्या लिख दीजिएगा, 3 बात आप ये लिख दीजिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार यानी विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सबसे पहले सिर का विकास होता है, यानी सिर का विकास कहने का मतलब ये हुआ कि सिर पर कंट्रोल करता है, बच्चा सिर को अपना नियंत्रण करता है, सिर को इधर उधर घुमा सकता है। दूसरा क्या स्टेप है कि उसका बाहु का यानी भुजा का विकास होता है, हाथ को हिला सकता है, हाथ को झरा सकता है। ठीक है, दूसरा ये हुआ, दूसरा स्टेप हाथ वाला। तीसरा स्टेप क्या होता है कि पैर को पटक सकता है। ठीक है, सिर हाथ पैर, सिर हाथ पैर। ठीक है, समझ गए। अब चलिए दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या होता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। शरीर का सेंटर यानी शरीर का जो मेन सेंटर है, शरीर का मेन सेंटर से बाहर की ओर होता है। अब देखिए मेन ऊर्जा, तो यहाँ जो ऊर्जा यहाँ है, शरीर यहाँ मतलब ऊर्जा का संश्लेषण यहाँ जो यहाँ होता है पेट में, उसका एक तरह से खाना भोजन पाचन यही होता है। ठीक है, तो एक तरह से शरीर का जो मेन सेंटर है, इसका मतलब मेन सेंटर से उसका चारों तरफ विकास होगा। उसका क्या होगा, चारों तरफ फिर विकास होगा। देख लेते हैं इसका क्या कहता है। ठीक है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार निकट दूर विकास सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए इस सिद्धांत को एक और सिद्धांत कहते हैं, निकट, क्या कहते हैं, निकट दूर विकास का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं, निकट दूर विकास का सिद्धांत। याद रखिएगा, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है, इसको कहते हैं निकट दूर विकास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहते हैं जो विकास के मार्ग की व्याख्या करता है, जिसका अर्थ होता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित हो जाती है। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन जो होता है, जो बैकबोन है वो शरीर का जो बाहरी अंग है, उससे पहले बैकबोन क्या हो जाता है, बच्चे का मजबूत हो जाता है। अगर सोचिए, इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा कल्पना ये कीजिए कि बच्चे का बैकबोन विकास नहीं हुआ, बच्चे का बैकबोन का यानी रीढ़ की हड्डी का उनका विकास नहीं हुआ। बच्चे को अगर कोई गोद लेगा ना, अगर गोद लेगा कोई, अगर भूले से, अगर मिस्टेक से उसका दोनों हाथ एक ही जगह आ गया बीच शरीर में, तो उसका क्या होगा, बैकबोन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा उसका, या फिर बैकबोन टूटेगा नहीं तो फ्रैक्चर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होना जरूरी यही होता है, इसलिए सबसे पहले बैकबोन का विकास होता है। ठीक है, नहीं रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी का विकास नहीं होगा तो बच्चे को अगर कोई गोद लेगा, ठीक है, गोद लेगा तो क्या मतलब क्या, वो लचीला तार के जैसा क्या करेगा, लचीलापन हो जाएगा, कभी इधर तो कभी इधर। ठीक है, तो उसका बैकबोन का विकास होता है। अगर बीच में उसका हाथ पड़ गया तो उसका फिर भी वो बैलेंस बना के रखता है, मतलब उसका बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होता है। ठीक है, अब चलिए
उससे क्या होता है, बाहरी अंगों की ओर विकसित होती है। अंगुलियां तथा पंजे शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखते हैं। अंगुलियां पंजे, उंगली पंजे, ठीक है, उंगली पंजे, है ना। किसी, अब देखिए सबसे पहली बात चीज है कि इसमें क्या होता है, ठीक है, हम इसमें क्या होता है कि एक तरह से बच्चे जो होते हैं, पहले सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले देखिए पहला वाला सिद्धांत मैंने क्या बताया, विकास जो होता है शरीर से पैर की ओर, शरीर से नीचे की ओर होता है। सबसे पहले वो वाला सिद्धांत के अनुसार सिर का विकास होगा, उसके बाद हाथ का विकास होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा, ठीक है, ये पहला वाला सिद्धांत। दूसरा वाला सिद्धांत कहता है कि शरीर का विकास जो होता है वो मध्य से यानी मिडिल से होता है, यानी शुरू से, यानी शरीर का सेंटर से चारों तरफ उनका विकास होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें एक बात कही गई कि बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी काफी ज्यादा मतलब मजबूत होती है, ठीक है, मजबूत होती है। फिर क्या कहता है कि अंतिम अवस्था, अब क्या कहते हैं, बच्चे तो हाथ तो हिला रहे हैं, ठीक है, बच्चे हाथ हिला रहे हैं लेकिन उसका उंगली नहीं काम करता। किसी चीज को पकड़ेगा ना, जब उसको पकड़ने दीजिएगा वो छोड़ देता है, ठीक है, किसी चीज को जब पकड़ने दीजिएगा वो छोड़ देता है, वो पकड़ ही नहीं पाता। बेटा ये पकड़ो, कलम को पकड़ो, छोड़ देगा तुरंत। हालांकि वो पकड़ने का कोशिश करता है लेकिन क्यों नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि उसका उंगली का विकास उस टाइम तक नहीं हो पाता है, उसका उंगली का विकास उस टाइम तक नहीं हो पाता। ऐसे पकड़ के दीजिएगा फिर नीचे गिरा देगा, ठीक है, वो उंगली पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, तो लास्ट में कंट्रोल कर पाता, ठीक है। अंतिम अवस्था में क्या होता है, पंजा यानी हाथ में पंजा पर विकास होता है और अंतिम अवस्था रखता है, पंजा का विकास अंतिम अवस्था, लास्ट स्टेज पूछे जाएगा एग्जाम में कि सबसे लास्ट स्टेज में किसका विकास होता है, तो आपको बताना है पंजा का विकास होता है। किसका, अगर पंजा का विकास होता है, और पंजा का विकास होने के साथ बच्चे को अगर कहीं सुला दिए तो फिर वो क्या करेगा, चादर जो होता है खींचेगा, उधर का ऐसे खींचेगा, उधर का ऐसे खींचेगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब चलिए तीसरा सिद्धांत आपका क्या है, तीसरा सिद्धांत हम लोग देख लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए तीसरा सिद्धांत आपका परिपक्वता का सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत जो आपका परिपक्वता यानी तीसरा सिद्धांत विकास तथा सीख पर आधारित है, यानी विकास, परिपक्वता तथा सीख पर आधारित है। ये तीसरा सिद्धांत आपका पार्ट 2 में आएगा, ये आएगा आपका पार्ट 2 में, ठीक है, ये आ जाएगा आपका पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत जो भी चीज मैंने पढ़ाया ये आपके नोट में होनी चाहिए, ये आपके कॉपी में होनी चाहिए, ये नोट में होनी चाहिए, और आपको नोट याद रखना है, ठीक है। इसको याद करने के बाद तभी किधर दिमाग लगाना है, ठीक है, जीएस पेपर, मॉडल पेपर, वो अभी दिमाग नहीं लगाना है, वो आपके पास समय है, हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी कराते हैं, बच्चे नंबर लेकर के आते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको तनु क्लासेस आर्टकॉम का जो ऐप है, ऑफिशियल ऐप यानी तनु क्लासेस आर्टकॉम का जो ऐप है, सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में, ठीक है, तनु क्लासेस, तो आपका जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और उसमें बिहार बोर्ड वाले के लिए स्पेशल बैच है, संकल्प बैच, और अदर बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड वाले के लिए सफलता बैच है, ठीक है, उसको ज्वाइन करना है। ये सारा चीज ज्वाइन करने के बाद, ये सारा चीज ज्वाइन करने के बाद जो है आपको एक तरह से आपको बेस्ट प्रिपरेशन होगा। आपका बैच में सारा चीज दिया गया, उसमें आपका 5 स्टेप में तैयारी कराई जाती है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, थ्योरी पढ़ाने के बाद उसका आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है उस चैप्टर का, फिर उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, फिर उस चैप्टर का डाउट सॉल्यूशन किया जाता है, फिर उस चैप्टर का मॉक टेस्ट दिलाया जाता है। तो 5 स्टेप में हम लोग तैयारी कराते हैं बैच में, ठीक है। आपको बैच ज्वाइन करनी है, आपको नोट्स का टेंशन नहीं लेनी है। बैच में आपको पूरा नोट्स दिया गया है, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव नोट्स, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर मॉक टेस्ट, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर लाइव क्लास, ये सारा चीज आपका एप्लीकेशन में होता है। अगर बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जल्दी ज्वाइन कीजिए, कुछ दिन का ऑफर है, ठीक है, ये ऑफर को मिस मत कीजिएगा, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था डियर, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहला विकास का तो विकास से शरीर के केंद्र की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विकास की अवस्थाएं वृद्धि और विकास में अंतर, यानी, और उससे पहले हम लोगों ने विकास की अवस्थाएं यानी विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ा। इससे पहले क्या होता है कि शरीर और नवजात शिशु की कैसे देखभाल करनी है, इसको हम लोगों ने जाना, ठीक है, यानी शिशु और माता का कैसे देखभाल करनी है, इसको हम लोगों ने जाना। प्रसव और गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु और माता का देखभाल कैसे करनी है, उसको हम लोगों ने जाना। विकास के बारे में हम लोगों ने जाना, वृद्धि क्या होता है इसको हम लोगों ने जाना। तो परिचय चैप्टर का था, ठीक है। यहां देखिए हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने जनरली हम लोगों ने कवर जो किया, हम लोगों का ये टॉपिक कवर हो गया। वृद्धि हम लोगों ने पढ़ लिया, विकास हम लोगों ने पढ़ लिया, शिशु की देखभाल ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये हम लोग इस पर चल रहे थे, ठीक है, ये हम लोग क्रियात्मक चल रहे थे, इस पर हम लोग चल रहे थे। जनरली हम लोग इस पर चल रहे थे, ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, और आपका ये सब पर चर्चा बाकी है, ठीक है। तो विकास की अवस्थाएं ये आपका चल रहा था, और विकास के अवस्था के बाद आप फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, विकास का सिद्धांत। तो ये आपका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत आपका ये सब चीज है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ाई को जारी रखिए, इसी तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए, और पार्ट 1 के अंतर्गत आप लोग नोट बनाइए, और फिर आपका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ रहा है, ठीक है। और एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।